ब्रशों में आमतौर पे हम देखते हैं कुछ पाउडर्स वगैरह मिलते हैं कि दांत ऐसे साफ हो जाते हैं, वो तुरंत करके भी दिखाते हैं। क्या वो रियल फॉर्मूला है दांत साफ रखने का, दांतों को बिल्कुल क्लीन, सूरज की तरह, जो चांद की तरह चमकाने का, वो एक्चुअल में ऐसा होता है? असल में वो झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा लगाने के बाद वो कहते हैं दर्द खत्म हो गया है, हम्म। लेकिन दर्द खत्म, उस दांत में दोबारा दर्द नहीं होता है, लेकिन वो दांत खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि झाड़ फूक में ये लोग दिखा देते हैं निकाल के, जी देखो ये कीड़ा बैठा था आपके दांत पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। टोबैको का साइड इफेक्ट ही यही है कि वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, जो हमारी ब्लड सप्लाई है, जो हमारा खून प्रवाह है, उनकी जो नालियां हैं वो पतली हो जाती हैं। अगर वो किसी भी चीज़ को, अगर हमारी खून का प्रवाह ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो वो कैसे हेल्दी रहेगा? वो अनहेल्दी हो जाएगी ना चीज़। इसीलिए वो बोन लॉस होता है, वहाँ पे जो हड्डी है वो कम हो जाती है। जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि दांत जड़ें छोड़ देता है, तो वो हड्डी घिसने लग जाती है, उसके कारण वो दिक्कत होती है। और वो जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दांतों के ब्रश ना करने की वजह से होती है। तो ये इसको कहते हैं कैविटी है। हम लोग, हाँ, हम लोग कोई कहते हैं कि आप कीड़ा निकाल के दिखाओगे जो दूसरों से हमारा खाना फंसता है वो इन जगहों पे फंसता है। ठीक। ठीक है, ये ठीक। जगहों पे फंसता है। तो ब्रश करने का जो सही तरीका है वो इस तरीके से है, ठीक। इस तरीके से जी जी। कि आपने ब्रश रखा, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस किया और इनके बीच से जो निकाले। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी दर्शकों को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम, सत श्री अकाल। तो आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं, उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। डॉक्टर तमन्ना जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर दीक्षा जी हमारे हमारे साथ जुड़ी हैं। कुछ बातें हैं, जैसे ये स्पेशलिस्ट हैं दांतों के, तो बोल देते हैं कि दांत में कीड़ा लग जाता है, या फिर बोल देते हैं कि अगर आपका दांत दर्द कर रहा है तो आप झाड़ा लगवाइएगा किसी से। तो तमाम उन मुद्दे पे हम बात करेंगे, या फिर जो चेहरे पे स्माइल जो हमारे दांतों से होती है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसको जो लंबे टाइम तक हम बचा सकते हैं। तो सीधे बात करते हैं डॉक्टर तमन्ना जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। सब राजी खुशी जी। सब बढ़िया जी। नमस्कार नमस्कार। जी। जैसे बात होती है कि दांत में कीड़ा लग गया, क्या एक्चुअल में दांत में कीड़ा लगता है? हम कीड़ा लगना नहीं कहते, असल में ये एक लोगों को समझाने का तरीका बन चुका है। ठीक है, कि दांत काला हुआ तो काला क्यों होता है, उसमें खाना पड़ा है, खाना कहीं भी अपने अगर किचन में भी सड़ता है तो आप देखते हो फफूंदी लग गई है, कुछ कालापन आ जाता है। कैविटी बोलते हैं जी। कैविटी भी उसके बाद का प्रोसीजर है कि दांत हमारा पत्थर का है। हम्म। ठीक है, उस पर हमने खाना छोड़ दिया, उसने दांत को गला दिया, वो पत्थर तक सॉफ्ट हो जाता है हमारे खाने में और हमारे थूक में जो एसिड होता है उससे। तो इसलिए कहते हैं कि सफाई रखो, वहाँ पे खाना मत रहने दो। खाना नहीं रहेगा तो उस पर थूक या मीठा नहीं आएगा तो कीटाणु नहीं आएंगे। जो बेसिकली कीड़ा कहते हैं हम, वो हमारे कहीं भी अगर मीठा है, मुंह में है या बाहर है, तो उस पर कीड़ियाँ आ गई, कीटाणु आ गए, उनको कहते हैं हम कि कीड़ा लग गया। वहाँ पे एक्चुअल में कीड़ा नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं होता कि झाड़ फूक में ये लोग दिखा देते हैं निकाल के, जी देखो ये कीड़ा बैठा था आपके दांत पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूक्ष्म कीटाणु हम बोलते हैं, जो हमारे हर चीज में ही होते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो सूक्ष्म कीटाणु दांत को गला देते हैं, काला कर देते हैं। अगर आप देखना चाहो तो, अगर हम इसमें बात करें तो इस तरफ नॉर्मल हेल्दी टीथ है ये, हाँ जी, हाँ जी। और इस तरफ ये कालापन दिखाया हुआ है जिससे कैविटी बनी है। तो इस कालेपन को कहते हैं कि कीड़ा खा गया दांत को। तो ये इसको कहते हैं कैविटी है। हम लोग, हाँ, हम लोग कोई कहते हैं कि आप कीड़ा निकाल के दिखाओगे जो दूसरों से सुना हुआ होता है, तो हम ये कहते हैं कि इसको दांत गलना हम कहते हैं। तो जहाँ तक गल गया हम वहाँ तक उसको साफ करके, उसको कीटाणु रहित करके और उसके बाद फिलिंग कर देते हैं। अच्छा, एक्चुअल में कीड़ा नहीं होता? एक्चुअल में कीड़ा नहीं होता है, ये मिथ है, मिथ है ये। अफवाहें हैं, रूमर है। अफवाहें नहीं है, पुरानी चलती हुई बातें हैं। जैसे कई चीज़ों का हमें भी नहीं पता है, लेकिन सोसाइटी को एकदम एक्सेप्ट करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा जैसे सोसाइटी चाहती है उस तरीके से बात करनी पड़ती है कि हाँ जी कीड़ा है। पहली बात ये कह के फिर हम उनको समझाते हैं। दांतों को लेके जो धारणा है सोसाइटी में अपनी यही है, उनको लगता है कि जब तक दर्द नहीं होता तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, जब आपको लगे आपका खाना फंस रहा है, आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है या मीठा लग रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए और जो भी ट्रीटमेंट है तो करवाइए। अगर वो कहते हैं कि चेकअप पे रहिए तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। आप कितने टाइम से सेवा दे रहे हैं नरवाना के अंदर? नरवाना में हमने लास्ट अक्टूबर से शुरू की थी। जी, हाँ जी। उससे पहले जैन समाधि में थे टोहाना। अच्छा अच्छा। अच्छा, नरवाना में आप अक्टूबर से बोल रहे हैं, तो ऐसे कितने पेशेंट्स आए हैं जो बिल्कुल ही मतलब लास्ट स्टेज पर आए हैं, जो उनके दांत बिल्कुल ख़त्म हो गए, तब वो आए हैं, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या ट्रीटमेंट? मेजोरिटी 90% केसेस ऐसे होते हैं, 90%? 90% होते हैं। तो वहाँ हमें लगता है कि हमें इलाज करने से पहले पेशेंट को जागरूक करना ज़रूरी है ताकि उसके दांत बचें।
एक बंदा अगर एक इंसान आ गया ट्रीटमेंट करवाने, तो हमें होता है कि कम से कम उसके परिवार के बाकी लोग अवेयर रहें उस चीज़ से। डॉक्टर दीक्षा जी आपसे बात करना चाहेंगे। बोल देते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि दर्द हो गया तो झाड़ा लगवाना चाहिए। अ, झाड़ा लगवाने से हो जाते हैं ठीक, या फिर इसका एक्चुअल जो इलाज वो डॉक्टर ही आप प्रिफरेंस जो डॉक्टर का ही देंगे, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? जो झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा लगाने के बाद वो कहते हैं दर्द खत्म हो गया है, लेकिन दर्द खत्म, उस दांत में दोबारा दर्द नहीं होता है, लेकिन वो दांत खत्म हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली वो झाड़े से दर्द रुक गया, ऐसा मैंने देखा है आपने देखा है? कुछ एक पेशेंट में मैंने देखा है कि हाँ, झाड़े से दर्द बंद हो गया है, लेकिन उससे उससे उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। हमारा क्या काम है, रिहेबिलिटेशन। जो हमारा पर्पस होता है डेंटिस्ट्री में, कि हम उस दांत को बचा के उसको पहले वाली स्टेट में ले आए, हेल्दी स्टेट में ले आए, ताकि पेशेंट उससे अच्छे से खा सके। अगर पेशेंट उससे अच्छे से खा ही नहीं पाएगा तो उस झाड़े का भी मेरे को कोई फ़ायदा लगता नहीं है। मेरी जो पर्सनल राय है वो मैं यही कहूँगी कि ट्रीटमेंट इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, जैसे दांत बड़ा भी हो जाता है, मैंने एक दांत बड़ा नहीं होता है। दांत बड़ा कैसे होता है, अगर दांत की कहते हैं ना कि जड़े हड्डी, वो दांत जड़े छोड़ गए हैं, तो वो वाला सीन होता है कि वो सुप्रा इरप्शन हम टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए। मतलब कि मसूड़ों में गंदगी है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है। दांत और मसूड़ों के बीच में, अगर हम देखें यहाँ पे, दांत और मसूड़ों के बीच में अगर कुछ गंदगी आएगी तो वो मसूड़ा घिस घिस के नीचे चला जाता है और वो दांत बड़े दिखते हैं। वो एक्चुअली मसूड़ा घिसता है, दांत बड़े नहीं होते हैं। दांत उतने ही हैं जितने बनते हैं, जितनी स्टेट में वो बनते हैं दांत हमेशा उतने ही रहते हैं। अच्छा, बसों में आमतौर पे हम देखते हैं कुछ पाउडर्स वगैरह मिलते हैं कि दांत ऐसे साफ हो जाते हैं, वो तुरंत करके भी दिखाते हैं। क्या वो रियल फॉर्मूला है दांत साफ रखने का, दांतों को बिल्कुल क्लीन, सूरज की तरह, जो चांद की तरह चमकाने का, वो एक्चुअल में ऐसा होता है? असल में क्या होता है, दांतों की 3 परत होती है अगर हम बात करें। तो सबसे ऊपर हमारी इनेमल होती है, उससे नीचे डेंटिन होता है और फिर ये पल्प आ जाता है। ठीक है, तो अपनी नॉर्मल रूटीन में ये परत है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ पे से उसको परत को हटा दें तो अंदर से नई परत निकल के आएगी। ठीक है, पेशेंट को लगेगा कि दांत साफ हो गए, लेकिन उनको उनका नुकसान नहीं पता। जिस परत ने हमें ठंडे गर्म से बचाया हुआ था वो ये परत थी। ठीक है, लेकिन अगर हमने वो परत हटा दी, पेशेंट को दांत जरूर लगेंगे, सफ़ेद हो गए, लेकिन वो प्रोटेक्टिव लेयर चली गई है। मतलब वो जो चूना वगैरह वो बेचते हैं बसों के अंदर? वो दांत को घिसाने का काम करते हैं। वो जो एक्चुअल टूथ है उसको वाइट नहीं करते हैं, वो ऊपर से एक लेयर को घिसा देते हैं। जी, आपका क्या इस पे? सेम ओपिनियन है। अगर हम किसी मतलब मोटे पार्टिकल को दांत से, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, कोई अगर उसमें फाइनल पार्टिकल्स होंगे, अगर हम उनसे ब्रश करेंगे तो हमारे दांत नॉर्मली नहीं घिसेंगे। अगर हम उसी ब्रश को तेज से करेंगे दांत ऑब्वियसली घिसेगा। जैसे कोई भी टूथपेस्ट या कुछ भी हम चूना वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, बेसिकली क्या होता है, वो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े, मतलब जी जी। बड़े कण हैं। एक अगर हम आम भाषा में कहें तो बहुत बड़े कण हैं। अगर हम कणों से पत्थर को भी घिसेंगे वो भी घिसेगा, तो वही चीज़ है। अच्छा, बोलते हैं कि पहले जब कोयले से भी दांत साफ कर लेते थे और राख से भी वही कर लेते अब्रेसिव थे, एक्शन, उसी ये उसी वही वही प्रोसेस है? वही सेम। सेम चीज़ है कि एक चीज़ को एक हम साफ कर रहे हैं, हम फाइन ब्रश से क्लीन कर रहे हैं, तो हम उसकी सिर्फ मिट्टी हटा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे हम उसको लेके घिस देंगे लोहे के ब्रश से, तो क्या होगा, वो रफ हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, लगेगा नया बट वो रफ हो चुका है वहाँ से। तो वही काम कार्बन कोल में कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि कार्बन पार्टिकल होते थे, वो कहीं ना कहीं एक्शन कर सकते थे। लेकिन अगर हम राख की बात करें तो वही काम है उसका, कि ऊपर से उसने लेयर को हटा दिया, घिसा दिया, तो एक बार वाइट निकल के आएगा। उसके बाद हम करेंगे तो धीरे धीरे पेशेंट कंप्लेन करेगा, उसको सेंसिटिविटी होने लगी है। अच्छा, डॉक्टर भी तो जो क्लीनिंग करते हैं, जैसे दांत को बिल्कुल चमका देते हैं, वो भी तो शायद यही प्रोसेस का, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने करवाया था, तो उसके बाद उसको ठंडा गर्म लगने लगा था और दांत पतले से उसके हो गए थे। उसमें एक्चुअल में क्लीनिंग में 2 प्रोसीजर्स आते हैं, एक स्केलिंग और एक ब्लीचिंग। जो वाइट करने के लिए करवाते हैं वो ब्लीचिंग होती है, और जो ब्लीचिंग में दांतों क्या की प्रोसेस रहता है? ब्लीचिंग प्रोसीजर यही रहता है कि ऊपर से एक लेयर को घिस दिया है। ठीक है, वो देखो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कई लोग चाहते हैं, कोई वेडिंग है या कोई उनका कोई फंक्शन है, तो उनके कंसेंट पे डॉक्टर्स करते हैं प्रोसीजर। अच्छा अच्छा, और जो आपने दूसरा बताया था? दूसरा स्केलिंग है, वो अल्ट्रासोनिक मैकेनिज्म यूज़ करता है। वो सिर्फ दांत की परत से गंदगी को अलग करता है, उससे कोई दांत घिसते नहीं हैं, कोई दांत ढीले नहीं होते। वो एक हेल्दियर प्रोसीजर है जो कि हर 6 मंथ्स में हम डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को सबको लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ब्रश है वो 90% क्लीनिंग कर सकता है। ठीक है, बट 100% क्लीनिंग के लिए हमें हर 6 मंथ्स में स्केलिंग करवानी चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर इसी तमाम मुद्दे पर लेकर बात चल रही थी। उसमें कहा जा रहा था कि
जो ये गुटखा वगैरह खाते हैं या ये धूम्रपान करते हैं, जब वो क्लीनिंग करवाते हैं, क्लीनिंग करवाने से पहले दांत उनके मजबूत तो हिल नहीं रहे हैं, लेकिन क्लीनिंग करवाने के बाद वो दांतें उनके हिलने लग गए। इसमें क्या बात है, क्यों ऐसा हो जाता है? उसका कारण है कि जब हमारे दांतों में गंदगी फंसी हुई है, कोई चीज़ फंस गई है, तो उसको ये उनको लगता है कि दांत मजबूत हैं। बट अगर अपन एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि हमारा पेड़ है, उसकी जड़ों में हमने गंदगी डाली तो वो गलेगा। ठीक है, हमने गंदगी हटा दी, धीरे धीरे जमीन को पकड़ेगा, मजबूती पकड़ेगा। उसी तरीके से दांतों का होता है। दांत और मसूड़े के बीच में जो गंदगी चली गई, ठीक है, उससे लग रहा है हमें कि दांत ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने क्लीनिंग करके वो निकाल दिया। तो जब तक वो मसूड़ा ठीक होके दांत को नहीं पकड़ेगा, तब तक हमें महसूस होगा कि दांत स्केलिंग से हिले हैं। बट एक्चुअल में वो हिलने की वजह से जो मसूड़ा उस पर दोबारा पकड़ बनाएगा, उससे मजबूती आएगी। जैसे तो कि एक बार ये मुझे लगता है कि अगर कोई करवाने आता है, ये अक्सर क्वेश्चन है जो लोग हमसे पूछते हैं, तो हम पेशेंट्स को यही क्लियर करते हैं कि एक बार आपको लगेगा, बट जैसे ही आपका मसूड़ा हेल्दी होगा, अभी गंदगी से जो गल चुका है, हेल्दी होगा, तो इसकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी आपकी। जैसे एक बार कोई है, आप दिखाएंगे? जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसे ये हमारा ये दांत है, ये दांत है, जो गुटखा खाता है या और भी ऐसी चीज़ें तमाम खाता है, तो लंबे टाइम तक वो इधर जड़ों में चला जाता है। एम राइट? और जब इसकी सफाई करते हैं तो तब ये हिलने लग जो जाता लोग है। गुटखा खाते हैं उनके अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। टोबैको का साइड इफेक्ट ही यही है कि वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, जो हमारी ब्लड सप्लाई है, जो हमारा खून प्रवाह है, उनकी जो नालियाँ हैं वो पतली हो जाती हैं। अगर वो किसी भी चीज़ को, अगर हमारी खून का प्रवाह ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो वो कैसे हेल्दी रहेगा? वो अनहेल्दी हो जाएगी ना चीज़। इसीलिए वो बोन लॉस होता है, वहाँ पे जो हड्डी है वो कम हो जाती है। जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि दांत जड़ें छोड़ देता है, तो वो हड्डी घिसने लग जाती है, उसके कारण वो दिक्कत होती है। और वो जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दांतों के ब्रश ना करने की वजह से होती है। अच्छा, मेरे एक फ्रेंड है मेरा, वो ब्रश भी करता है डेली वेज, लेकिन उसके जो मुंह से जो दुर्गंध आती रहती है, ये क्या कारण रहता है? उसके लिए हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि अगर वो ब्रश कर रहा है तो वो किस टाइम कर रहा है। नॉर्मली अपने यहाँ रूटीन होता है कि सुबह हम सुबह उठे, सुबह। ब्रश किया और हमने खाना खा लिया। जबकि हम बचपन से बुक्स में एक चीज़ पढ़ने के आते हैं कि रात को सोने से पहले, सुबह खाने के बाद। मैंने भी पढ़ा है बुक्स में, बट हाँ। एक्चुअली वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि एक फैमिली में चलता आ रहा है, सुबह उठते हैं सब ब्रश करते हैं। तो कारण क्या है, जब हमने सुबह ब्रश किया, हम मैक्सिमम 15 मिनट या आधे 1 घंटे बाद खाना खा लेते हैं। तो कहने का वो रहा कि तब तक ही तो दांत साफ रहे ना, जब तक मुंह में कुछ नहीं गया खाने का। और यही ब्रश जो हम रात को सोने से पहले करें, हमने सब कुछ खाया हुआ है, हमने क्लीन किया, और रात को हम क्लीन मुंह में सो रहे हैं, हमारा मुंह बंद है, उसमें कोई खाना नहीं है, तो दुर्गंध किस चीज़ की बनेगी? और हमने सुबह ब्रश किया, बट पूरी रात तक हम खाते खाते उस खाने को लेके मुंह में सो गए। मुंह में हमारा सलाइवा होता है, थूक होता है, ठीक है, थूक के साथ जो गीला है उसके साथ खाना मिलेगा, तो सुबह उसमें दुर्गंध ही होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रात को ब्रश करके सोएं, तो आपकी दुर्गंध में बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेकंड, कई लोग कहते हैं कि हम रात को ब्रश भी करते हैं, तो उसमें मेडिकल हिस्ट्री होती है हमारी कि आप कोई आयरन टैबलेट्स या कोई सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे। तो हम दुर्गंध को हेलिटोसिस बोलते हैं, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो वो हम जब पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, तो नॉर्मली उनमें से कोई एक रीज़न हमें मिल जाता है। नजला बोलते हैं कि नजला किसी का है जो जुकाम के नाक पे आ जाता है, तो उससे मैंने पूछा मेरे फ्रेंड से, तो बोला मेरे नजला जो दांतों में आ गया, जिससे मुंह पे आया है, जिससे मैं चाहे 3 बार जो ब्रश कर लूँ या कुछ भी है जो ट्रीटमेंट कर लूँ, अब फिर भी दुर्गंध उसकी आती रहती है। बिल्कुल हो सकता है, ये हम सिस्टेमिक डिसीज़ेज़ में मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में नाक की कोई बीमारी है, तो हमारा नाक, मुँह, ईएनटी भी मतलब यही होता है। ये सारी अंदर से जुड़ी हुई हैं। तो कोई अगर हमारे नेज़ल कंजेशन है, नज़ला है, तो उसकी स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी, क्योंकि अंदर से जाके तो नली एक ही है। या फिर किसी के पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी मुँह में दुर्गंध रहती है, क्योंकि शरीर में जुड़े हुए हैं ये ऑर्गन्स आपस में। लेकिन डॉक्टर दीक्षा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई व्यक्ति मेरे मुझे ऐसे भी देखने को मिले हैं, वो जो है 4 दिन ब्रश ना करें लेकिन फिर भी बदबू नहीं आती। ये क्या रहता है? उसका एक कारण ये हो सकता है, वो सैलेड जो हमारे हार्ड फूड्स होते हैं, जिनसे दांत हमारे नेचुरली क्लीन होते हैं, फाइब्रस फूड जिन्हें हम बोलते हैं, वो नेचुरली क्लीन कर देते हैं दांत को। वो रीज़न हो सकता है, क्योंकि देखो, अगर किसी को कोई सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो उनके सिस्टेमिक कोई ऑप्शन नहीं है कि उनके
उसके कारण बदबू होगी मुंह के अंदर। मुंह की सफाई की बात है, अगर वो मुंह की सफाई उस तरीके से कर रहे हैं जैसे पहले, अभी जो हमारा फूड लाइफस्टाइल है उसमें हम क्या खा रहे हैं, ज़्यादा मीठा, स्टिकी फूड, बर्गर, चाउमीन, ये सब हम ज़्यादा खा रहे हैं। और जो पहले वाली हमारा लाइफस्टाइल था उसमें हम ये जो हेल्दी फूड्स थे वो ज़्यादा नेचुरल। नेचुरल, जो रो वेजिटेबल्स मतलब कच्ची सब्जियां वगैरह ये सब ज़्यादा खाते थे, तो उसके कारण उसका ये भी रीज़न हो सकता है। अच्छा, बोले ज़्यादा ब्रश करने से भी दांत घिस जाते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि कोई ऐसा चूना हो गया है, वो हो गया, उससे वाइट हो जाता है। तो वही है, हम दांत के ऊपर अगर प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो घिसेगा, ठीक है। और सेकेंडली ऑलमोस्ट जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं वो ऐसे ब्रश करते हैं, तो अब मैं सबसे इसी पे ही कॉमन। आ रहा था, क्योंकि हमारे एक टीचर थे, मैं जब 10th में पढ़ता था, पता नहीं 8वीं में, तब हमारे सर ने बताया था कि ब्रश को ऐसे करना चाहिए, ना कि ऐसे करना चाहिए। मैं इसी पे आ रहा था, तो ये क्या उसका सही है? मैं आपको पहले थोड़ा जी। डेमो देना चाहूँगी। हमने ऐसे ब्रश लिया हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी आदत होती है सीधा ऐसे हाँ घिसने जी, हाँ की। जी, हाँ जी। उस वजह से क्या होता है, जो हमारा ये टूथ है जो कॉमनली हम देखते हैं घिसने की वजह से, ये इसका मसूड़ा यहाँ छिल जाता है, ठीक। ठीक है। जो लोग कंप्लेन करके आते हैं कि जी यहाँ से दांत घिस गया, तो उसका कारण हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप ब्रश बहुत जोड़ के तो नहीं करते हैं। कई लोग होते हैं कि नहीं पता उनको कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको पूछने का दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, कि आप ब्रश कितने टाइम में ही करते हैं नॉर्मल। ब्लीडिंग भी आ जाती है कईयों की। ब्लीडिंग का अलग है, ब्लीडिंग आती है जब मसूड़ों में गंदगी हो, वही ये गंदगी है। हमारे जो मसूड़े हैं वो हेल्दी होने चाहिए, उसमें नॉर्मल अगर हम किसी चीज़ से प्रिक कर रहे हैं ब्लीडिंग नहीं होगी, बट उसमें अगर गंदगी है, सूजन है, तो वो ब्लीड करेगा। तो सही तरीका क्या है ब्रश करने का? ब्रश नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब ये जो टूथ है, अगर आप देखो तो ये एरिया प्लेन है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लेन एरिया से तो कुछ भी चीज़ लगेगी वो नीचे निकल जाएगी। जो हमारा खाना फंसता है वो इन जगहों पे फंसता है, ठीक, ठीक। ठीक है, ये ठीक, जगहों पे फंसता है। तो ब्रश करने का जो सही तरीका है वो इस तरीके से है, ठीक। इस तरीके से, जी, जी। कि आपने ब्रश रखा, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस किया और इनके बीच से जो निकाले। सेकंड हम एड मान के चलते हैं क्लीनिंग में, दिस इज़ फ्लोस, दिस इज़ फ्लोस एंड दिस इज़ टूथपिक एरिया। तो अगर आपको उसके बाद भी महसूस होता है कहीं क्लीनिंग नहीं हुई है, तो हम फ्लोसिंग के लिए एडवाइस करते हैं कि आप करो, और इसको एक बार इस टूथ के रिस्पेक्ट में और एक बार इस टूथ के रिस्पेक्ट में, ताकि इससे हम इन तीनों एड्स से हम मान के चलते हैं कि आपकी 95 टू 97% क्लीनिंग बेहतर हो रही है। लेकिन आमतौर पर हमें देखने को मिलता है वो या तो फिर किसी सिंक का या किसी जो नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करती है, अगर कुछ खाना जो फंस जाता है उसको, उससे भी कुछ जो हानि पहुंचती है दांतों में। वो अगर आपको करने का सही तरीका पता है, उसके लिए प्रॉपर जो है वो इसको हम लेके चलते हैं, ICPA का प्रोडक्ट है ये। कई लोग क्या करते हैं, वही है कि हर किसी के घर में डेंटिस्ट नहीं है, हर कोई डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता। तो बड़े बुजुर्गों के पास हमारे दिमाग ज़्यादा होता था, तो वो बताते थे कि आप कोई नुकीली चीज़ लो, उसे क्लीन करो। बट एक बार एक सलाह की या एक गाइडेंस की ज़रूरत आपको चाहिए। अब मैंने इसमें भी बताया, अगर आपको लग रहा है, हम भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ से है तो दिस इज शार्प एरिया, जी, जी। तो आप इसे क्लीन कीजिए, बट इसको क्लीन करना है, इसको मसूड़े में नहीं लेके जाना है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो हार्म ही करेगा। उसको यूज़ करने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपने बात की है कि इसका प्रोसेस जो जैसे हमारे बुजुर्गों को आपने जो दिया है, एग्जाम्पल दिया है, अब ये कहीं ना कहीं मतलब आपने कहा कि घर में किसी के पास मतलब रेयर चांस होते हैं जिनको इतनी नॉलेज होती है, क्योंकि अब बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो किसी परिवार में होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है या फिर जो कोई नुकीली चीज़ हो या सीख हो उससे करना बेटर रहेगा? दोनों दोनों बेटर है मेरे दोनों हिसाब से, दोनों बेटर हैं, लेकिन उनका तरीका, जैसे डॉक्टर साहब प्रोसेस ने अच्छा बोला होना चाहिए। प्रोसेस अच्छा। अगर हम इस एरिया को, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा मैंने, अगर मैं इसको थ्रू एंड थ्रू पुश कर देती हूँ, मतलब आर पार कर देती हूँ, तो मतलब ये मेरे मसूड़ों को डैमेज कर रहा है, मसूड़ों को नुकसान कर रहा है, मतलब मेरे मसूड़ों को साथ में घिस रहा है, उन पर चोट पहुँचा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं मैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल टूथपिक भी हमें घर पे हमारी होती है, अगर मैं उससे, लेकिन उसको मैं ऐसे ऐसे यूज़ कर रही हूँ, मतलब बड़े आराम से, जितना मेरा क्लीन हो रहा है उतना मैं क्लीन कर रही हूँ और उसको हटा दे रही हूँ, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें अच्छा। कोई हार्म नहीं। अच्छा, अब जब लेकिन आप सेकेंडली हाँ जी, हाँ एक जी। चीज़ और है इसमें, हम कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट हो गया या दांतों को लेके हो गया, हम यूज़ एंड थ्रो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। अगर हम घर में सीख ले रहे हैं तो वो डिसइंफेक्टेड नहीं है, वो इन्फेक्टेड हो सकती है, वो खुले में पड़ी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो ये क्लोज्ड कंटेनर्स के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं, या टूथपिक भी अगर आप बात करो तो आप उसको क्लीन जगह पे रखो, बंद रखो। आपने एक यूज़ किया तो आप उसको उसी टाइम डिस्कार्ड कर दो।
ये लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या करेंगे, रखेंगे और अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़्यादा कर रहा है क्लीनिंग की बजाय। तो ये अपने को पता होना चाहिए पेशेंट्स को। अच्छा, जैसे आरटीसी वगैरह करते हैं या कुछ RCT। आरसीटी सॉरी, तो और भी ऐसा आपका प्रोसेस रहता होगा दांत को ठीक करने का? पेन ज़्यादा होता है तो अगर कोई जो हार्ट पेशेंट हो, क्या उसमें उसको मतलब कुछ नुकसान हो सकता है इस पेन के, इसमें बताएंगे जी आप? जो हमारा दांत का बैक्टीरिया होता है वो सीधा हार्ट पे जाके होता है। तो आरसीटी हमारा एक लोकल प्रोसीजर है, उसमें कोई हमारा एक्सपोजर नहीं है। तो हम पेशेंट को अंडर एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन देते हैं हम 1 ग्राम बिफोर 1 आवर बिफोर प्रोसीजर। 1 घंटा प्रोसीजर से पहले वो दवाई दे के हम नॉर्मल कोई भी अपना नॉन इन्वेजिव, मतलब कि जिसमें कोई भी हम खून का एक्सपोजर नहीं हो रहा है पेशेंट का, वो कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट है फॉर एग्जांपल, स्टेंट डले हैं, तो 6 महीने तक उसका कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। उस पेशेंट को हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या आता है हमारा, कि हम उसके पेन को रिलीव करने के लिए उस टाइम पीरियड के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक है, 6 महीने तक स्केलिंग, एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकालना, दांतों की सफाई, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ्स कोई दिक्कत नहीं है, उसको एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल के अंदर रखें पेशेंट को और उसका ट्रीटमेंट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे हैं हमारे या फिर जो इन समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट, उनकी मम्मी पापा को कि बच्चों को चॉकलेट देनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा चॉकलेट पे जो किंडर बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट है। देखो, बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले पेरेंट्स के मन में एक ये होता है कि बच्चों के तो दूध के दांत है, टूट के आएंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में वो ब्रशिंग हैबिट नहीं बना पाते बच्चों की। हम्म। तो सबसे कि पहले टूट नहीं ब्रशिंग। है, ये दूध के हाँ दांत जी। है ये लेकिन जो अपना फर्स्ट बेबी टूथ है वो 6.5 मंथ्स की एज में आ जाता है। हम्म। ठीक है, बट जब नॉर्मली सारे दांत जो आते हैं वो 2 से 2.5 साल की उम्र तक आते हैं। तो घर में पेरेंट्स को होता है कि अभी तक तो दांत नहीं आए, ब्रश नहीं करवाना है। बट जब फर्स्ट टूथ आ जाता है, डेंटिस्ट्री कहती है हमें तब से उसको क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, कि हमने एक वेट टॉवल लेना है, गीला तौलिया लेना है या कॉटन का कपड़ा लेना है, और आपने कुछ भी बच्चे को खिलाया तो आप दांत को क्लीन कीजिए। एक दांत आया या 2 दांत आया, तो अगर सिर्फ इतनी हैबिट्स भी हम रखते हैं तो हमें मतलब बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसके बाद भी हो जाते हैं, 2 ढाई साल तक आपने ब्रश नहीं करवाया है, या फिर कीड़े लगने का जो इस एज में 3 साल का भी बच्चा आता है, कहते हैं कि जी अभी से पहले दांत आए ख़राब हैं इसके, तो उसमें सबसे मेन कारण होता है या तो बच्चा बॉटल से फीड करता है कि वो पूरी रात बॉटल को मुंह में लेके सो रहा है, मीठा दूध है पड़ा है, तो बैक्टीरिया आएंगे तो दांत गलेगा। ठीक है, सेकंड ब्रेस्ट फीडिंग। हार्मफुल है। हार्मफुल है रात को। वही क्लीनिंग, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, आप रात को सोते हुए आपका मुंह गीला है थूक से, उस टाइम साफ होना चाहिए। तो सेकंड, हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं, अब आजकल अवेयरनेस हो गई है तो कई प्रेग्नेंट लेडीज़ पहले ही आती हैं चीज़ें पूछने, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि जब आपको मुंह में फर्स्ट टूथ दिखे, आप तभी से उसकी क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, मैंने वैसे भी बहुत से लोग देखे हैं, मेरी परिवार से भी मेरी चाची दादी है, उन्होंने खुद ही निकाल लिया जो अपना जो दांत है या फिर वो जो बोलते हैं जाड़ है पीछे वाली, वो खुद ही निकाल लेते हैं। और ऐसे मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा, वो खुद ही है जो प्लास के साथ निकाल देते हैं। इससे कैंसर का भी जो मसला नहीं, हो सकता है। नहीं, वो अलग अलग है। कैंसर है या दांत निकलना है, मतलब एक छोटी सी चीज़ के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। ठीक है, वही बात अवेयरनेस की आ जाती है। अगर कोई दांत बिल्कुल हिल रहा है, हिल क्यों जाता है वो, क्योंकि उसका बोन स्पॉट कम हो जाता है। अभी हमारा जो ये दांत है, अगर हम देखें तो इसका इतना पार्ट बाहर है और इतना पार्ट अंदर है। जो ज़्यादा पार्ट अंदर है। अंदर है तो हम उसको खींचेंगे तो दर्द होगा, इसके आसपास हड्डी है। लेकिन विद एज क्या होता है, जो हमारे मसूड़े हैं वो रिसीड कर जाते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। आप देखते हो, जो आपने पहले वो क्वेश्चन पूछा था कि दांत बड़े हो जाते हैं, कारण क्या होता है, जो मसूड़ा और हड्डी आज यहाँ है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाती है। मांसपेशियाँ ऊपर की तरफ चली जाती मांसपेशियाँ नहीं, मसूड़ा मैं बोलूँगी, यहाँ मांसपेशियाँ हमारी नहीं होती है, हड्डी हम कह सकते है। हैं। जो ये हड्डी है और जो हमारा मसूड़ा है वो एक लेवल पे होता है। तो धीरे धीरे हमने क्लीनिंग नहीं की, या एक ये नॉर्मल एज चेंजेस भी हम मान के चलते हैं। हम ये नहीं कह सकते हर कोई सफाई नहीं रखता इसलिए मसूड़े जा रहे हैं, नहीं। एक 40 की एज के बाद ये एज चेंजेस है कि मसूड़ा और हड्डी आपकी कम होती जाएगी। तो उस केस में क्या रहता है, अभी जो पार्ट बाहर इतना है और अंदर इतना है, विद एज ये एरिया बाहर क्लिनिकल क्राउन हम बोलते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, अंदर बोन कम हो जाएगी। तो बोन जब कम रहेगी तो वो इतना हिल जाता है कि वो ऑटोमेटिकली बोन लॉस, बोन उसको पूरा छोड़ देती है, और उसमें बोन जहाँ से शरीर के साथ कनेक्शन टूट गया तो वहाँ ब्लड सप्लाई बंद होगी, और जहाँ ब्लड सप्लाई बंद होगी वहाँ पेन बंद हो गया। तो वो उन केसेस में होता है कि ऑटोमेटिकली टूथ आपका बाहर आ जाता है। ठीक।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तमन्ना जी और डॉक्टर दीक्षा जी। तो सभी तमाम बातों को लेकर हमने जो बातें की, कुछ बातें रह गई है तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो वो उस इंटरव्यू में हम करेंगे। लेकिन जो झाड़ फूस है या फिर वो चूना बसों में हम लेते हैं, वो हमारी परतों को जो ऊपर की जो परत होती है उसको घिस देता है। और जो ब्रश करने का तरीका है डॉक्टर साहब ने बताया, वो ये नहीं होता है, ये होता है। तो इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को है जो फेसबुक पर आप फॉलो जरूर कीजिएगा।